नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम देख रहे थे मूल विधि, संविधान और सामान्यन। लेकिन आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर न लगाकर आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रेसिडेंट। ये क्यों पढ़ने वाले ये भी हम बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें करनी है आपसे, थोड़ा जरूरी बातें हैं। वो ये है कि पिछले कुछ एक दो वीडियो से कुछ लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जो थोड़े से आपत्तिजनक हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसे कमेंट्स ना करा करें, क्योंकि कई बार हम उस कमेंट्स को पढ़ पाए उसके पहले बहुत सारे स्टूडेंट उसको पढ़ लेते हैं, फिर आप और हम एक हंसी के पात्र मात्र रह जाते हैं। हम आपके कमेंट्स का जो प्यार सम्मान उसका बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बट प्लीज ऐसे कमेंट ना करें जिससे कि आप एक हंसी के पात्र बने या हम एक हंसी के पात्र बने। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप ये बात समझेंगे। और चलिए, तो ये आज राष्ट्रपति हम क्यों पढ़ने वाले हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन कराया था, 61 का क्वेश्चन था, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। देखिए, इसका आंसर तो हमने आपको बिल्कुल सही बताया था, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। बट इसमें हम एक्सप्लेनेशन करते समय एक चीज गलत बता गए थे। वो हमने बताया था कि इनके जब इलेक्टोरल कॉलेज इनका बनता है, जो कौन इनको सेलेक्ट करता है, तो हमने विधान परिषद का नाम ले लिया था। वो हालांकि गलत है, विधान परिषद के सदस्य इसमें नहीं भाग लेते हैं। और इसी को क्लैरिफाई करने के लिए हम आज पूरा का पूरा एक प्रेसिडेंट के ऊपर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। मतलब यहाँ से कम 10-12 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो इससे आप ये भी जान लेंगे टॉपिक वाइज हम कैसे पढ़ने वाले हैं। और आप बताइएगा लास्ट में कि टॉपिक वाइज क्या आप ऐसे पढ़ना चाहेंगे, क्या आपको अच्छा लगा टॉपिक वाइज पढ़ना, तो हम देखेंगे टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे। बाकी अगली वीडियो से दोबारा हमारे क्वेश्चंस अगले क्लास के शुरू हो जाएंगे, उसकी तो आप टेंशन ना लीजिए। तो देखिए, शुरू करते हैं राष्ट्रपति का टॉपिक। राष्ट्रपति शुरू करने से पहले बात करते हैं ये कहां पर आता है। तो शुरू करते हैं, ये आता है सबसे पहले कहां, पार्ट 5 में, भाग 5 में आता है, जो कि है हमारा संघ यानी कि यूनियन। और ये कहां से कहां तक आता है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। ठीक है, इसके पहले डीपीएसपी आते हैं भाग 4 में, उसके पहले पार्ट 3 में आता है आपका क्या, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 में संघ के बारे में, लेकिन खासकर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति का आर्टिकल कहां से कहां तक है। फिलहाल बात करते हैं पार्ट 5 में संघ 52 से लेकर 151 तक में क्या क्या चर्चाएं की गई हैं। देखिए, नोट्स ऐसे ही बनाते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसी वजह से हम चाह रहे थे ये पूरा एक टॉपिक ही कंप्लीट कर दिया जाए, क्यों 2 मिनट के लिए केवल क्वेश्चन बनाया जाए। ठीक है, तो देखिए, संघ की बात कर रहे हैं, तो संघ के अंदर क्या क्या आता है। तो देखिए, 3 चीजें आती है, आपको नॉर्मली याद करना है। तो देखिए, 3 चीज क्या होती है, हमारा जो संविधान है या पूरा यूं समझिए कैसे वर्क करता है हमारा देश। 3 चीजें होती है, एक होता है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और तीसरा होता है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। ये 3 चीजें होती हैं, मेन यही 3 लोग हमारा सब कुछ देख रहे हैं। एक और चौथा स्तंभ हम बोल देते हैं प्रेस को, मीडिया को भी। तो ये तो हमारे 3 स्तंभ है ऑफिशियली, और एक चौथा स्तंभ हम मानते हैं किसको, प्रेस को यानी कि मीडिया को। तो देखिए, इसी हिसाब से ये संघ के अंदर यही सारे टॉपिक आते हैं। तो नंबर 1 में आता है आपका संघ की कार्यपालिका। सबसे पहले आता है क्या, संघ की कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश एक ही लैंग्वेज लिखते हैं वरना लिखने में टाइम जाएगा। तो इसके आर्टिकल की बात करते हैं, ये कहां से कहां आता है, आर्टिकल 52 से लेकर आता है आर्टिकल 78 तक। कहां से, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक। सेकंड बात करते हैं, इसके बाद संघ की विधायिका की बात करते हैं। देखिए, 3 स्तंभ हमने बताए, लेजिस्लेटिव, विधायिका, कार्यपालिका, जुडिशरी। ऊपर नीचे कर लीजिए, उससे मतलब नहीं है। विधायिका यानी कि लेजिस्लेशन, जहां पर कानून बनाया जाता है, लेजिस्लेशन। ठीक, इसका आर्टिकल क्या होता है, 79 से लेकर 123 तक। ठीक, कहां तक, 79 से लेकर 123 तक। 123 अगर आपको पता होगा तो राष्ट्रपति के अध्यादेश है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि विधायिका कहां से कहां तक है, 79 से लेकर 123 तक। अगला देखते हैं, अगर तीसरा क्या है, तीसरा स्तंभ हमने बताया जुडिशरी। तो यहां पर तीसरा क्या आएगा, संघ में जुडिशरी की बात करेंगे तो क्या है, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब तीसरी चीज क्या आएगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट आएगी, और उसका आर्टिकल कहां से कहां तक होगा, 124 से लेकर 147 तक। अब बोलेंगे 151 तक था, 4 आर्टिकल क्या रह गए। तो देखिए, संघ में एक और चीज होती है, वो होती है कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ये संभालते हैं। ये शुरू होता है आपको 148 से लेकर 151 तक।
तो पहले तो आप ये जान लीजिए संघ के अंदर क्या क्या आता है, ये 4 चीजें आती है, ठीक। और कार्यपालिका के अंदर जब हम चलेंगे तो देखेंगे कि राष्ट्रपति आएगा, उसके अंदर प्रधानमंत्री आएंगे, ये सब चीजें आती है, ठीक। तो देखिए अब डिस्कस करते हैं कार्यपालिका के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, यहीं पर लिख देते हैं हम साइड में। कार्यपालिका के अंदर अगर बात किया संघ की हम बात करें, देखिए संघ में सबसे पहले कार्यपालिका के अंदर आते हैं प्रेसिडेंट, पीआर हम लिख रहे हैं प्रेसिडेंट को शॉर्टकट में पीआर, ठीक है। और दूसरा क्या आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और क्या पढ़ना होगा, हमारे आते हैं पीएम, प्रधानमंत्री, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या आती, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो उनकी मंत्रिपरिषद होती है, पूरा का जिक्र इसी के अंदर होगा। और क्या चीज आएगा इसके अंदर, इसके अंदर एक आता है तीसरा आपका महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, महान्यायवादी जिसको बोला जाता है। तो ये 52 से लेकर 78 तक, यानी कार्यपालिका कौन कौन देख रेख करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इतना कुछ पढ़ेंगे हम 52 से लेकर 58 तक, लेकिन आज हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट है। देखिए कितना छोटा टॉपिक है, मतलब अगर पूरा डिवाइड कर दिया तो आज हम सिर्फ इतना पढ़ने जा रहे हैं। खासकर अगर इसके आर्टिकल अगर हम डिफाइन कर दे आज यहाँ पर, तो हम आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक पढ़ने वाले। ये आपका मेन होता है, राष्ट्रपति की बात करता है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक, यानी कि इतने आर्टिकल आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। विधायिका की बात कर लेते हैं, 79 से 123 तक क्या क्या आता है। तो देखिए विधायिका क्या होती है, यहाँ पर कानून बनते हैं। तो अपने यहाँ 2 सदन है, आपको पता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कहां पढ़ा जाता है, विधायिका के अंदर, संघ की विधायिका के अंदर, जो कि आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक है, ठीक। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है, पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र है, और कैग के बारे में जिक्र है, पूरा का पूरा 148 से लेकर 151 तक, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, पार्ट 5 का पूरा क्लासिफिकेशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 पूरा प्रेसिडेंट आज हम पढ़ा देंगे। देखिए ओवरव्यू भी पढ़ा दिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचिएगा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। हमने ऐसे ही नोट्स बनाए, आपको लास्ट में नोट्स दे देंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे नोट्स भी बना लीजिए। देखिए आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना, वही बेस्ट होता है। हम नोट दे देंगे, टाइप करके दे देंगे, लिख के दे देंगे, वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना आप इसको अपने हाथों से लिखकर बनाएंगे। जब आप अपने हाथों से सजाएंगे, टाइम देंगे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं हम राष्ट्रपति। अब यहां से हमारा शुरू हुआ क्या, राष्ट्रपति। अब आप जान गए किस पार्ट में आने वाला है, भाग 5 में, और उसका अनुच्छेद हम कहां से कहां तक पढ़ने वाले हैं, 52 से लेकर आज 61 तक पढ़ने वाले हैं। देखिए इतने में राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, क्या क्वालिफिकेशन, सब कुछ हो जाता है। बस अब अदर जो बचते हैं वो होती है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी, और वो डिफरेंट जगह दी, जैसे 123 एक पावर हो गई, मतलब हर जगह अलग अलग दी गई। 331 में भी कुछ पावर दी गई है, 81 में कुछ पावर दी गई है आर्टिकल। तो ये सब पावर्स हैं, ये अलग अलग पूरे संविधान में दी गई है, लेकिन यहाँ पर पूरा राष्ट्रपति के बारे में जिक्र है, तो हम इसको देखेंगे आज के लेक्चर में, पूरा का पूरा राष्ट्रपति, ठीक। आप देखिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले आपको 3 चीजें जानना है, राष्ट्रपति पद की प्रेरणा कहां से ली गई, स्रोत क्या है इसका, प्रेरणा मतलब राष्ट्रपति, हमारे देश में राष्ट्रपति होगा, ये हमने कहां से लिया है। तो देखिए ये हमने लिया है ब्रिटेन से। कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। वहां की महारानी होती थी, वहां पर आपको पता है ब्रिटेन में क्राउन होता है, महारानी होती है। वहां पर क्या होता है, संसद वहां भी होती है, लोकसभा राज्यसभा वहां भी होती है। यहाँ पर कानून बनते हैं, उसके बाद साइन करने किसके पास जाते हैं, क्राउन के पास जाते हैं, और क्राउन वहां पर साइन कर देती है तो कानून बन जाता है। ऐसे ही भारत में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा होती है, उसके बाद अगर यहाँ से कानून पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, पीआर लिख रहे हैं हम राष्ट्रपति को, ठीक है, प्रेसिडेंट, इनके पास जाता है, और अगर इन्होंने साइन कर दिया तो कानून पारित हो जाता है। लेकिन क्या फर्क है ब्रिटेन के क्राउन में और हमारे राष्ट्रपति में। तो देखिए जो ब्रिटेन का क्राउन है ना, ये पारिवारिक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, एक ही परिवार के लोग बनते रहते हैं। लेकिन हमारा राष्ट्रपति चुना जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव जरूर होता है, लेकिन ये चुना जाता है हमारा राष्ट्रपति। और जहां पर राष्ट्रपति चुना जाता है उस देश को बोला जाता है रिपब्लिक कंट्री या गणतंत्र राज्य। क्या बोलते हैं, गणतंत्र राज्य, ठीक है, रिपब्लिक लिख लीजिए, RUPUBLIC, ठीक है, रिपब्लिक या हिंदी में गणतंत्र राज्य। अपने देश को गणतंत्र राज्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहां से ली गई, किस देश से ली गई। देखिए प्रेरणा तो कहां से आई है, ब्रिटेन से, लेकिन निर्वाचन प्रणाली यानी कि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कैसा होगा, तो ये कहां से लिया गया, तो ये लिया गया आयरलैंड से। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं यहाँ पर, और पूरा टॉपिक वाइज थ्योरी वाइज, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो निर्वाचन प्रणाली कहां से ली गई, आयरलैंड से ली गई, आयरिश कंट्री से ली गई है। और थर्ड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पहले ही लगा लीजिए, वो ये है
कि राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया वो कहां से ली गई है? तो वो ली गई है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से, यूएसए से ली गई है। तो देखिए तीनों देश के नाम याद रखिएगा। तीन चीज, हमारा राष्ट्रपति जो है 3 देशों से मिलकर मतलब हमने संविधान बनाया है कि राष्ट्रपति का पद कैसे वर्क करेगा। तो प्रेरणा हमें कहां से मिलती है? ब्रिटेन से मिलती है। जो इलेक्शन का प्रोसेस होगा वो कहां से हमने सीखा? आयरलैंड से सीखा है। और जो महाभियोग हटाने का प्रोसेस जो है, इम्पीचमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो कहां से आया? अमेरिका से हमने लिया। ठीक, इतना आप याद कर लीजिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूएसए से 2-3 चीज और याद कर लीजिए। महाभियोग भी लिया है हमने यूएसए से। हमने सुप्रीम कोर्ट का मतलब कैसे उनका प्रोसेस होगा वो भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के बारे में, और मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे हटाया जाएगा, इनको भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से ही लिया है। और अपना राष्ट्रपति कैसे हटाया जाएगा वो भी यूएसए से लिया है। फंडामेंटल राइट्स भी हमने यूएसए से लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप याद कर लीजिएगा। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। आई होप आप लोग को पता हो, अगर नहीं पता तो इनको आप नोट्स बनाते रहिएगा। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। और सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने का, हाई कोर्ट के जज को हटाने का अमेरिका से, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, ये सब अमेरिका से लिए गए। कुछ हमने स्रोत के बारे में जिक्र कर दिया जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल एक एक बारे में। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिक था थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 हमारा कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, मतलब हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होगा, भारत राज्य का एक प्रेसिडेंट होगा। सिंपल सा एक वर्ड में लिखा है 52 में कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। देखिए हम पूरी इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, आप समझते जाइए और थोड़ा अपने आप लिखते जाइए, वरना लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा। आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। अब आते हैं अगला आर्टिकल, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में देखिए 2 बातें कही गई। कौन कौन सी 2 बातें? जैसा कि हमने अभी आपको पिछली स्लाइड बताया, देखिए पिछली स्लाइड में हमने आपको क्या बताया था? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर क्या आता है? प्रेसिडेंट आता है। तो पहली बात कार्यपालिका में यहां 53 में कही गई है कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक, पहली बात क्या बोली गई है? कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा वो होगा प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी काम होगा वो प्रेसिडेंट के मतलब अंडर होगा, प्रेसिडेंट के साथ होगा। ठीक है, उसका हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। सेकेंड चीज जो बात बोली गई है वो ये है कि हेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि जो भी डिफेंस फोर्सेस हमारी सारी की सारी, आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्स है, उसका हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ये दोनों बातें किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 53 में कही गई हैं। और दोनों बातों को क्वेश्चन वाइज भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है। हेड ऑफ कार्यपालिका, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, हमारे राष्ट्रपति होंगे। ठीक, आई होप ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अगला टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 54, जो कि हमने गलत कर दिया था और उसी के लिए हम ये पूरा वीडियो बना रहे हैं, आपको पूरा राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं। आर्टिकल 53 में जिक्र होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे इसका जिक्र होगा। देखिए प्रोसेस का जिक्र नहीं है। आर्टिकल 55 अभी हम पढ़ाएंगे, यहां पर लिख देते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। यहां पर देखिए 2 चीज लिखे, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन यानी कि निर्वाचन प्रणाली कैसी होगी, उसका मैनर क्या होगा। और यहां पर क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब कि कौन कौन लोग शामिल होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और यही चीज हमने गलत बताई थी, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। आज पूरा क्लियर कर रहे हैं और इवन उसकी जगह, माफी की जगह हम आपको पूरा का पूरा राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं। तो देखिए बात करते हैं 54 में, इसमें क्या बात की गई है? कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे। हिंदी में लिख लीजिएगा, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आपको लिख लीजिएगा उसको। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो शामिल होते हैं वो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित वर्ड पर ध्यान रखिएगा, निर्वाचित हिंदी में लिखे दे रहे हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्टेड। जो लोग इलेक्टेड होकर आए हैं, जो कि मनोनीत हैं, वो नहीं रहेंगे। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, निर्वाचित, जो कि इलेक्टेड हैं, मनोनीत वाले नहीं रहेंगे। आपको पता है राज्यसभा में 12 लोगों को चुनते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं राष्ट्रपति, वो लोग नहीं रहेंगे। ठीक, फिर से रिपीट कर देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य एक्सेप्ट सारे निर्वाचित सदस्य, ठीक, मनोनीत वाले नहीं रहेंगे। सेकंड, विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा होगी, हर राज्य में विधानसभा होती है आपको पता है, तो वहां के भी सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर, सारे के सारे निर्वाचित सदस्य। ठीक, तो ये दोनों चीज हो गई। विधान परिषद के लोग नहीं होते हैं। विधान परिषद आपको पता है मात्र 6 स्टेट में, कितने? मात्र 6 स्टेट में। तो अगर हम विधान परिषद को शामिल कर लेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं
कि केवल 6 स्टेट को ज्यादा बेनिफिट नहीं हो जाएगा कि वहां के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो इस वजह से विधान परिषद के लोग हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल और केवल कौन करता है? विधानसभा के लोग करते हैं, वो भी कौन? निर्वाचित, ना कि जो राज्यपाल जिनको मनोनीत करता है वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरा आपको कुछ चीज बता दें, वो ये है कि 1992 में एक 70वां अमेंडमेंट आया था, 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान सुधार हुआ था। उसमें हमने जोड़ दिया था दिल्ली और पुडुचेरी। कहां का? दिल्ली और पुडुचेरी, यहां की विधानसभा भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है दिल्ली और पुडुचेरी क्या है? हमारा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर तो हमने सिर्फ राज्य की बात की थी, राज्य की विधानसभा, तो ये लोग रह जाएंगे। तो दिल्ली और पुडुचेरी में आपको पता है हमारी विधानसभा है, तो यहाँ के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये है पूरा इलेक्टोरल कॉलेज जिनको पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और इलेक्टेड, याद रखिएगा, वही मेंबर आएंगे जो कि इलेक्टेड हैं, जो कि निर्वाचित है, मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, चलिए यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बता देते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। तो किस आर्टिकल में आता है? यहाँ साइड में लिख लेते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक्चुअली आता है। तो देखिए आर्टिकल 331 है, जहां पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुनेगा। हालांकि 2019 में अभी जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ है उसमें से ये कैंसिल हो गया, अब एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन नहीं रह गया। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आपको याद रखना है 333, 331 के बाद 333 में ये जो राज्य की विधानसभा है, यहां पर राज्यपाल 2 एंग्लो इंडियंस को चुनता था, मनोनीत करता था। तो ये लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे अभी तक। अब चूंकि ये भी पद हट गया है तो इसका भी अभी फिलहाल कोई लेना देना, लेकिन आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा। और तीसरा अगर बात की जाए तो आर्टिकल 80 में बात की गई है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करेगा। इनके आर्टिकल का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कई बार कि किस किस सब्जेक्ट के चुनाव करते हैं। कौन कौन सा हमने आपको बताया था? कला क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से, सोशल वर्क से, सामाजिक से, आर्ट, लिटरेचर, सामाजिक और साइंस, 4 चीज होती हैं, विज्ञान। ठीक, इन चारों क्षेत्र से किसी से राष्ट्रपति इन 12 लोग को चुन सकता है राज्यसभा के अंदर। कहां पर? राज्यसभा के अंदर 12 लोग को। किस आर्टिकल पे जिक्र है? आर्टिकल 80 में जिक्र है। देखिए जैसा जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे लिखेंगे, वरना ये सब हौच पाच हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं भी लिख दे रहे हैं जहां पर हमको जगह मिल रही है। ठीक है, तो इसको आप समझते चलिए। बहुत अच्छा वीडियो है, बिल्कुल डीप में पढ़ा रहे हैं राष्ट्रपति, और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल डीप में राष्ट्रपति खत्म कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। कोई एक भी टॉपिक हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक, चलिए, तो यहां तक आपको अब समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेने वाले हैं, कौन कौन लोग भाग लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब है आर्टिकल 55, वो बताता है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, या बोल सकते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का चुनाव का तरीका क्या हो। तो तरीके की बात करते हैं तो पहली चीज अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट चुनाव होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप का आम चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो आप विधायक जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको आप चुनते हैं। ठीक है, और वो लोग जाकर आप राष्ट्रपति चुन रहे हैं, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। प्रेसिडेंट के लिए आप वोट डालने नहीं जा रहे हैं, आपने विधायकों को चुन दिया, आपने सांसदों को चुन दिया, अब वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, इनडायरेक्ट चुनाव हो गया। दूसरा, ये गुप्त चुनाव होता है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। गुप्त चुनाव है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, इसी में जिक्र किया गया आर्टिकल 55 में। और नंबर तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, यानी कि जो हमने भी लास्ट क्वेश्चन में आपको पूरा लिखा है, देखिए यहां पर पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है पूरी लैंग्वेज में। एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, ये क्या होता है? देखिए, इसको अभी मत जानिए थोड़ा, वरना 10 मिनट चला जाएगा। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बताइएगा, हम डिफाइन करेंगे पूरा कि ये एकल संक्रमणीय मत होता क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता क्या है। फिलहाल आप यहां पर सिर्फ इतना जानिए कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और साथ ही साथ इसी मेथड द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है। कैसी मेथड है, कैसे चुनाव होता है,
आप कमेंट में बताइएगा, हम जरूर से जरूर वीडियो बनाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। 2-3 कमेंट भी आ गए तो हम इसका वीडियो सेपरेट बना देंगे कि ये कैसे चुने जाते हैं। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 56 की तरफ। ठीक, आर्टिकल 56 क्या कहता है, आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 क्या कहता है, इसमें बात की गई है राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि टर्म्स के बारे में, कितने साल के लिए रहेगा। तो ये बहुत ईजी है, आपको पता है राष्ट्रपति हमारे 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं, 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। दूसरा यहीं पर याद कर लीजिए, सपोज लेट से कि 5 साल इनके पूरे हो गए हैं और अगला राष्ट्रपति अभी चुना नहीं गया है, तो ये तब तक सीट में रहेंगे जब तक कि इनका अगला उत्तराधिकारी चुन ना लिया जाए। वो भी, इसका भी जिक्र कहां हुआ है, आर्टिकल 56 में हुआ है। आगे बात करते हैं, 56 में एक चीज और लिखा है, अगर राष्ट्रपति रेजिग्नेशन देना चाहता है, अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और यहां पर एक चीज और याद करिए जो आपको शायद नहीं पता होगी, वो ये है कि इसकी सूचना कि राष्ट्रपति ने रेजिग्नेशन दिया है, वाइस प्रेसिडेंट देगा जाके कहां, लोकसभा में देगा। कहां देगा, लोकसभा में सूचित करेगा जाके। तो लोकसभा में कौन सूचित करता है, वाइस प्रेसिडेंट सूचित करता है लोकसभा में जाकर कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये चीज लिखा है आर्टिकल 56 के अंदर। 2 चीजें यहां पर जिक्र की गई हैं। अब आते हैं आर्टिकल 57 यानी कि अनुच्छेद 57 की बात करते हैं। अनुच्छेद 57 में बात किया गया है निर्वाचन, पुनः निर्वाचन या री इलेक्शन के बारे में। री इलेक्शन के बारे में बात किया गया है राष्ट्रपति के। ठीक, तो देखिए आपको बता दें कि री इलेक्शन हमारे देश में, भारत में तो आपको पता है कि हर बार 5 साल में राष्ट्रपति बदल ही जाते हैं। आज तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं जो लगातार 2 टर्म के लिए थे, 10 सालों के लिए थे। लेकिन अपने भारत में रीट इलेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो तो 5 बार जीत जाओ, लगातार चुनाव जीतो, 25 साल राष्ट्रपति रह लो। हालांकि आज तक अभी तक लगातार कोई 2 बार नहीं रहा, एक्सेप्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और यहीं पर बात कर लिया, अमेरिका में जैसे आपको पता होगा, यूएसए में जो राष्ट्रपति का पद है वो मात्र 2 टर्म के लिए होता है, और वो भी वहां पर 4 साल का टर्म होता है। तो 4+4 यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक आदमी 8 साल के राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 57 केवल यही चीज जिक्र करता है कि री इलेक्शन के बारे में बताता है, जो क्लियर लिखा है कि कोई लिमिट नहीं है भारत में। तो 56 हो गया हमारा क्या, टर्म के बारे में, और 57 हो गया क्या, री इलेक्शन के बारे में। 56-57 क्लियर हो गए। अब बात करते हैं 58 की। ये हमारी नोट से, इसको बाद में देंगे। चलिए खाली पेज में आते हैं। फिलहाल ये आर्टिकल 58 की बात करने जा रहे हैं अब हम। आर्टिकल 58 डिस्कस करता है क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 58 में आता है। पहली बात, क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जिक्र कहां हुआ है, आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, यहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया में थोड़ा सा आपको एक चीज बता दें, वो ये है कि भारत के नागरिक कई तरह से बन सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपको अगर आप मान लीजिए भारत के समय नागरिक है, आप कुछ साल यूएसए रह ले, उनकी लिमिट पूरी कर ले, तो आपको यूएसए की नागरिकता मिल जाएगी। अब देखिए यहां पर हमने यूएसए का नाम क्यों लिया, वो इस वजह से लिया, यूएसए की आपको नागरिकता मान लिया मिल गई, लेकिन आप यूएसए का प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते। वहीं अगर कोई विदेशी है, कोई यूएसए का बंदा हो या कहीं का बंदा हो, उसे एक बार भारत की नागरिकता मिल गई है तो वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। केवल यही जिक्र किया गया भारत में कंडीशन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये मतलब नहीं कि आप वहां पैदा हुए हो कि नहीं पैदा हुए, जबकि यूएसए में कंडीशन ये है कि आपको वहां पर पैदा होना जरूरी है। मान लीजिए आप यूएसए में आज चले जाते हो, कोई अच्छे पद पर नासा में वर्क करने लगते हो, तो आप चाहो तो यूएसए में प्रेसिडेंट बन जाओ, नहीं बन सकते। हाँ, आपके बच्चे अगर वहीं पर पैदा हुए तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जरूर लड़ सकते हैं। ठीक, तो ये मतलब है सिटीजन ऑफ इंडिया से। इंडिया में सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, बाई बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड चीज, 35 साल की उम्र, मिनिमम 35 साल की एज पार हो चुकी हो तभी आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, ये भी इजी है। थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल जिसको बोलते हैं, लोकसभा के सदस्य के, या यूं ये समझिए कि लोकसभा सदस्य के चुनने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपके पास होनी चाहिए। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सदस्य का चुनाव के लिए जो जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति के पास भी होनी चाहिए। क्यों ऐसा हमने मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा राज्यसभा,
उनके पास क्या सदस्यता होनी चाहिए, कम से कम वो राज्यसभा का, मतलब इनके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सके और ये लोकसभा का चुनाव लड़ सके, इतनी काबिलियत होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में। ठीक, आई होप ये भी क्लियर हो गया, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। और लास्ट पॉइंट, एक पॉइंट है वो ये है कि नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या कोई भी लाभ का पद आप संभाल नहीं रहे होंगे। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि आप किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होंगे, सिंपल शब्दों में। इसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं, इसके बारे में थोड़ा व्यंग्यात्मक जिक्र है, इसके बारे में जिक्र करते हैं। देखिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मतलब ये है कि आप कोई सरकारी नहीं हो, ना ही आप आईएएस होंगे तो भी आपको आईएएस से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और अगर आप एक कहीं प्यून होंगे, कहीं एक चपरासी भी होंगे, तो भी आपको उस पद से पहले रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन व्यंग्य क्या है यहाँ पर? व्यंग्य ये समझिए कि देखिए, जो मंत्री लोग हैं ना, अपनी पोजीशन, अपनी कुर्सी बिल्कुल सेफ रखते हैं। वो ये है कि अगर आप कोई एक मंत्री हैं, कि कोई भी मंत्री हो, या आप सांसद हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, या एक विधायक हैं विधानसभा में, आप विधायक हैं, तो आपको अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। आप मंत्री रहते हुए भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जब अगर आप मान लीजिए आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद आप मंत्री का पद छोड़ दीजिए। देखिए कितनी हिपोक्रेसी वाली बात है, कितनी व्यंग्य वाली बात है। एक चपरासी, उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी तब वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक मंत्री, वो मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ लेगा, अगर जीत जाएगा तब छोड़ेगा। तो ये एक तरह से बड़ा व्यंग्य है भारत के कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, मंत्री लोग अपनी कुर्सी बचा के रखे हुए हैं, तो काफी हंसी वाली बात है ये। ठीक है, चलिए फिलहाल इस पर ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं, आप अपना राय दीजिएगा, आपकी राय क्या है इस बारे में। फिलहाल चलते हैं अगले टॉपिक। अच्छा, कुछ नोट्स में कुछ 2-4 पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, कैसे राष्ट्रपति के लिए क्या क्या चुनाव होता है। देखिए, मिनिमम 50 अनुमोदक यानी कि प्रस्तावक जिनको बोला जाता है, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक जरूरी हैं। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक जब जाएंगे तभी राष्ट्रपति के लिए वो लड़ सकते हैं। इस 1997 के पहले ये संख्या 10-10 हुआ करती थी। दूसरा, 15,000 की जमानत राशि देनी पड़ती है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से पहले, और अगर आप 1/6 से कम वोट पाते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, यानी कि आपके 15,000 रुपए गायब हो जाएंगे। ठीक है, जमानत जब्त होने का मतलब ये होता है ये वैसे आपको वापस नहीं होंगे अगर आप 1/6 भी वोट नहीं पाते हैं तो। अब देखिए, अब 2 आर्टिकल आते हैं आपके, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आएगा आर्टिकल 61, जो कि हम अगले पेज में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अगले पेज में कर लेंगे, जिससे क्लियर लिख देते साफ साफ। तो 59-60 जल्दी पढ़ लेते, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 59 क्या बोलता है, अभी हमने क्या पढ़ा, 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट। इसमें और उसमें फर्क क्या है, बस आप इसको समझ लीजिए तो बाकी क्लियर है। देखिए, 58 बताता था राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 59 बताता है राष्ट्रपति बनने के बाद आपके ऊपर क्या क्या शर्तें या कंडीशन लागू होंगी। ठीक, तो सबसे पहली शर्त कि जो अभी लास्ट वाले 58 ने हमने सबसे लास्ट में जिक्र किया कि जो मंत्री अगर चुनाव लड़े हैं तो उनको अपने मंत्री हो या लोकसभा में सांसद हो या राज्यसभा में सांसद हो या विधानसभा में विधायक हो, राज्य परिषद में विधायक हो, आपको पद से त्याग यानी कि रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। यही वैसे तो मेरा मानना है कि यही चीज सरकारी पदों के लिए भी करना चाहिए या तो इनके लिए भी हटा देना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आपकी क्या राय है आप बताइएगा। ठीक है, तो अगर ये बन जाते हैं तो इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बनने के बाद भी वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन नहीं करेंगे, यानी किसी पद पर काम नहीं करेंगे, अभी वो कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे वो जितने टैलेंटेड हो। ठीक। तीसरा, 59 में जिक्र है इनको मकान इत्यादि सुविधाएं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ये जिक्र यहाँ पर किया गया है। चौथा जिक्र किया गया है इनके वेतन में कोई भी कमी नहीं आएगी ड्यूरिंग द वर्क, यानी कि 5 साल जो डिसाइड हो गया शुरुआत में, कमी नहीं आएगी, वेतन भत्ते किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ठीक। और इसी में जिक्र किया गया है कि इनको जो सैलरी मिलेगी, इस समय जो सैलरी मिल रही है 5 लाख रुपए पर मंथ मिलती है। पर मंथ 5 लाख रुपए सैलरी है हमारी प्रेसिडेंट की। और एक खास बात, ये पूरी की पूरी टैक्स फ्री है, कर मुक्त है। अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अपने गांव आए हुए थे, उन्होंने भाषण देते वक्त ये बात बोली थी कि वो 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और 2.75 लाख रुपए टैक्स देते हैं। हालांकि ये बात हमें हजम नहीं हुई। अब ये क्लेरिफाई पता नहीं कहां से होगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति को ही क्लेरिफाई करना चाहिए था भाई वो टैक्स कैसे देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की सैलरी टैक्स फ्री होती है।
तो ये बात हमें नहीं पता, आपको पता हो तो आप बता दीजिए कि ये टैक्स वो कैसे दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं। दान कर रहे हो वो बात अलग है, बट टैक्स ऑफिशियली उनको देना नहीं होता है। ठीक, तो इतना जिक्र है 59 में, खास बातें नहीं है बट बता दिए हमने क्योंकि लगातार पढ़ लेते तो छोड़ने कोई मतलब नहीं था। 60 की बात करते हैं। आर्टिकल 60 में बात की गई शपथ की। जब आप बन जाते हैं प्रेसिडेंट तो शपथ लेंगे, आर्टिकल 60 में जिक्र किया गया है। शपथ इनको कौन दिलाता है? वो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के जज, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज उस समय अब्सेंस हैं या कुछ किसी वजह से नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे उस समय सुप्रीम कोर्ट के, वो इनको शपथ दिलाएंगे। इसका जिक्र किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 60 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात आपको बता दें, शेड्यूल 3 के बारे में आप जानते होंगे, वहां पर शपथ के बारे में जिक्र किया गया, बहुत सारी पोस्ट के शपथ के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। इस वजह से इसको गलत मत कर दीजिएगा। शेड्यूल 3 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जिक्र आर्टिकल 60 में किया गया है। अब लास्ट आर्टिकल आज का हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है आर्टिकल 61। देखिए, क्लास जरूर लंबी है लेकिन बहुत ही मजेदार क्लास रही होगी। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा राष्ट्रपति, और ये 61 तो इतना बेहतरीन है ना कि क्या कहना। चलिए देखिए क्या है। आर्टिकल 61 डिस्कस करता है महाभियोग के बारे में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। शुरुआत में हमने इसको बता दिया है। अब देखिए महाभियोग इनका कैसे होगा। अच्छा, महाभियोग का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब यही होता है प्रोसेस ऑफ रिमूवल, लेकिन भाई वो है ने राष्ट्रपति, उनके लिए स्पेशल वर्ड यूज करते हैं हम, महाभियोग। ठीक, चलिए किस आधार पर होगा? सबसे पहले आधार जान लीजिए। मात्र और मात्र एक आधार माना जाता है, वो होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये ऐसा करते पाए जाते हैं तो इन पर महाभियोग चलाया जाएगा, इम्पीचमेंट चलाया जाएगा। ये होता है आधार। एक और कई बार बोल देते हैं, वो होता है कदाचार। कदाचार मतलब होता है किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट ये सब केस में फंसते हैं तो भी इन पर महाभियोग चल सकता है, लेकिन मेनली आप ये याद रखिएगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण हिंदी में। ठीक, तो ये तो हो गया आधार। बस एक ही शर्त है, इस बेस पे ही चल सकता है और कोई शर्त नहीं है इन पर महाभियोग चलाने की। ठीक है, जब ये संविधान का वायोलेशन करेंगे तभी इन पर महाभियोग चल सकता है, एकमात्र कंडीशन, ओनली वन एंड ओनली। ठीक, अब देखते हैं कि कैसे होगा इनका महाभियोग के प्रोसेस क्या होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति को महाभियोग लाने से पहले आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। पीआर यानी कि प्रेसिडेंट को सूचित करना होगा, नोटिफिकेशन देना होगा कि हम आप पर महाभियोग चलाने जा रहे हैं। जो भी संसद विधायक जो भी संसद चलाने जाएंगे, बनी बात है, चाहे विधानसभा के हो चाहे राज्यसभा के, प्रेसिडेंट को सूचित करा जाएगा 14 दिन पहले। नंबर 1। अच्छा, इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, इसीलिए आप चलिए यहां से नंबर लिखते चल रहे हैं। नंबर 1 ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सेकेंड बात ये, 14 दिन पूरे होने के बाद किसी भी सदन में, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या है, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा विद 1/4 मेंबर ऑफ दैट सदन। कोई भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, किसी भी सदन में प्रस्ताव आएगा, लेकिन 1/4 मेंबर की सहमति जरूरी है, यानी कि 1/4 लोग उसमें सिग्नेचर करेंगे तब प्रस्ताव आएगा। अभी पास नहीं हुआ है, आएगा। ठीक, थर्ड बात करते हैं। थर्ड बात यह है, प्रस्ताव आ गया। अब मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि लोकसभा में आया था, लोकसभा के लोग प्रस्ताव लाए थे, तो लोकसभा के 2/3 लोगों ने अगर इसमें हाजिरी भर दी, वोटिंग कर दी कि हाँ वो महाभियोग के लिए राजी हैं, तो लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। तीसरा स्टेप, लोकसभा में 2/3 लोग की सहमति जरूरी है। नंबर 4, जब लोकसभा से पास हो गए तो कहां जाएगा? राज्यसभा जाएगा। अच्छा, पहले राज्यसभा में भी आ सकता था, हमने लिखा ना किसी सदन, ये वर्ड याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, घोट के पी जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद राज्यसभा में आया। राज्यसभा में होंगी जांच, क्या इन पर जो आरोप लगे वो सही है। राष्ट्रपति अपना वकील वगैरह या अपनी बात रखेगा, ये भी हो जाएगा, जांच हो जाएगी, पूरी बात सुन ली जाएगी। उसके बाद 5वें नंबर पर होती है राज्यसभा में वोटिंग, और अगर राज्यसभा में वोटिंग हुई, वहां पर भी 2/3 मत वहां मिल गए, तो राष्ट्रपति का महाभियोग पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, और राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस तरह करके रोएंगे राष्ट्रपति। आया समझ में? तो ये 5 प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं एक बार जल्दी जल्दी।
महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन 1/4 लोग की सहमति जरूरी है। किसी भी सदन में लाइए, 2/3 लोग से पास करिए, अगले सदन में जाएगा, वहां पर जांच होगी, फिर उसके बाद अगले सदन में 2/3 से अगर पारित हो गया तो राष्ट्रपति का महाभियोग पास हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक ऑफ प्रेसिडेंट। टफ लगा होगा, वीडियो लंबा था, कुछ भूले भी होंगे, बट देखिए अगर आप अब क्वेश्चन लगाएंगे, आप राष्ट्रपति का कोई क्वेश्चन उठा लीजिएगा, कोई बुक उठा लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए गूगल से कि राष्ट्रपति के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाएं। हम वादा करते हैं एक क्वेश्चन नहीं छूट सकता। अगर छूट जाए तो आप कमेंट में आके बता दीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोड़ के भाग जाइएगा अगर एक भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए तो। एक एक क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है यहाँ पर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता जो यहाँ पर छूट गया हो। तो देखिए ये 3 पेज की हमारी नोट्स है जो हमने यहाँ पर पूरा आपको पढ़ाया, ये मात्र 3 पेज पे है। चलिए 2 मिनट में जल्दी जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। इन तीनों पेज में क्या लिखा है, सेम जो हमने बताया यही सब लिखा हुआ है, जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, आपको थोड़ा रिपीट हो जाएगा। पार्ट 5 में राष्ट्रपति का जिक्र है, संघ की बात की गई है 52 से लेकर 151। संघ की कार्यपालिका आती है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन यानी कि 52 से लेकर 58 तक, जिसमें राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। विधायिका का जिक्र है 79 से लेकर 123, विधायिका में लोकसभा राज्यसभा आती है। उच्चतम न्यायालय का जिक्र है 124 से 147 तक। उसके बाद कैग आता है 148 से लेकर 151 तक। ये हमने शुरुआत में आपको बता दिया था। अब राष्ट्रपति शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की प्रेरणा हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड से ली है। इम्पीचमेंट अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से हमने सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस भी लिया, फंडामेंटल राइट्स भी लिए है। आयरलैंड से हमने डीपीएस भी लिया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल 52 डिस्कस करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, हमारे भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 में 2 पावर्स के बारे में जिक्र किया गया है। पहला कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, और डिफेंस का भी हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। 54 में बात की गई है कौन कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, और दिल्ली और पुडुचेरी भी जोड़ दिया गया 70वें कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। यहाँ पर हमने वो लिखा है कौन कौन लोग ये लोग चुने जाते हैं किस किस आर्टिकल से। ठीक, चलिए अगला लिखा है हमने मैनर ऑफ इलेक्शन, कैसे कैसे चुना जाएगा, प्रोसेस, निर्वाचन प्रणाली जिसको बोलते हैं। ठीक, तो बताया इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव होगा और सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा, और ये इंपॉर्टेंट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार यानी कि सिंगल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, 56 की बात की जाए तो पदावती की बात की गई यानी कि उनका टर्म की बात की है, 5 साल उनका टर्म होगा। त्यागपत्र वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर को बताता है जाके। उसके बाद 57 में बात की गई री इलेक्शन के बारे में और बताइएगा कोई लिमिट नहीं है अपने भारत में यूएसए के जैसे। ठीक, अभी तक केवल 2 बार राष्ट्रपति जो बने वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 58 की बात की जाए तो 58 में मात्र एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वो ये है कि मस्ट हैव क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल। इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 58 में याद रखिएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक है, हो गया। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं 59 के बारे में। तो शर्तें दी गई बनने के बाद क्या क्या करेंगे, तो अगर वो मंत्री थे तो उससे इस्तीफा दे देंगे, कोई प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, मकान इत्यादि की सुविधाएं फ्री मिलेंगी, वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, और इंपॉर्टेंट यहां से याद रखिएगा वो ये है कि वेतन जो है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है। ये चीज हमने पहले जिक्र नहीं किया गया, आपको बता देते हैं। वेतन कौन तय करता है, संसद तय करते हैं, मतलब संसद में पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है कि इनका वेतन बढ़ेगा या कितना होगा। और एक एक्ट है प्रेसिडेंट इमोलमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951, इसके तहत इनके वेतन में सुधार किया जाता है या बढ़ाया जाता है, जो भी होता है इसके तहत होता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाना है तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। सैलरी हमने बता दी 5 लाख होती है जो कि टैक्स फ्री है। 60 में शपथ के बारे में बात की गई है। 61 में इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के बारे में बात की गई है, और पूरे के पूरे प्रोसेस इंपॉर्टेंट। नंबर 1 14 दिन पहले नोटिस, नंबर 2 किसी भी सदन, ये वर्ड याद रखिएगा, किसी भी सदन, और 1/4 लोग की साइन। नंबर 3 2/3 लोग वोट देंगे तो पास होगा। 4 दूसरे सदन में पहले जांच होगी, और 5वां उस सदन में 2/3 से पास हो गया तो प्रेसिडेंट अपने पद से हट जाएंगे। ये पूरा था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अलग अलग पेजेस का स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से आपको जाते जाते रिपीट कर दें, आप खुद की नोट्स बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हमने नोट्स बनाई है, एक बार हमने नोट्स बना ली, देखिए सारा रट गया, हमने बिना देखे आपको पूरा का पूरा बता दिया। 1-2 चीजें जो भूल गए
सब रट जाती है। अब हमको ये भी रटी रहेंगी, तो आपको भी ऐसे ही याद हो जाएगा। रटना क्या, प्रैक्टिस होता है भाई, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बड़ा लेक्चर था, और ये हमारी सजा थी कौन सा, एक क्वेश्चन गलत करने की, जो हमने इस क्वेश्चन में आपको गलत करा दिया था। शुरुआत में आपको बताया ना, हमने क्वेश्चन हमने गलत कर दिया था, तो उसकी हमारी ये सजा थी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और पूरा राष्ट्रपति ये क्वेश्चन था हमारा, पूरा राष्ट्रपति के बारे में हमने जिक्र कर दिया है। इस क्वेश्चन के चलते पूरा राष्ट्रपति हमने पढ़ा दिया है, आगे भी रिपीट करते रहेंगे। जब हम क्वेश्चंस अगली क्लास से लगाएंगे तो आगे भी जिक्र इनका करते रहेंगे, तो आपको ये याद होते रहेंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रेसिडेंट समझ में आ गया। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक हमने पूरे डिटेल में पढ़ा, अच्छे से जाना राष्ट्रपति के बारे में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।